all in SGI online class, and this is your biology class. Students, today we will continue with the chapter 7, allergy. Chapter 7, allergy. Students, in our previous class we already discussed the common allergies. हमने कुछ common allergies discuss कर रहे थे last class में. That is, there are 4 common types of allergy. First is hay fever. Second is eczema. Third is Netterless, and fourth one is asthma. So there are 4 common types of allergies, and these 2 allergies, hay fever and eczema, we already discussed in our previous class. Today we are going to start with the Netterless. So what is Netterless? Actually, Netterless is another name for a complaint called urticaria. अर्टिकेरिया ही को ही हम नेटरलेस भी बोलते हैं. सो नेटरलेस इज अ कंप्लेंट दैट इज ऑल्सो नोन एज अर्टिकेरिया, एंड इट इज एन एलर्जी टू द ड्रग और द फूड सब्सटेंस सच एज सेलफिश और एग्स और मे बी स्ट्रॉबेरीज. इन तरह के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे होने वाली एलर्जीज है. कुछ सर्टेन टाइप्स की ड्रग्स से होने वाली एलर्जीज है ये नेटरलेस. एंड this allergy, it often appear quickly, such as there is some redness in the skin की redness के फॉर्म में जल्दी से appear हो जाती है, and the last for anything from few minutes to an hour or even days. हो सकता है एलर्जी कभी कुछ मिनट्स में appear हो जाती है, कुछ आवर्स में appear हो सकती है और एक दिन बाद भी appear हो सकती है एलर्जी. ओके, देन जस्ट डिसअपियर सडनली, बहुत ही जल्दी डिसअपियर भी हो जाती है, बिकॉज इट इज अपियर इन द फॉर्म ऑफ द स्किन रैशेस, इट अपियर्स सडनली. ओके स्टूडेंट्स, बट सम रिलीफ कैन बी ऑब्टेन बाय बाथिंग विद द सोडा एंड वार्म वाटर. हम अपने जो रेडनेस हुई है स्किन में उनको वॉश कर सकते हैं सोडा या वार्म वाटर से, या बाथिंग भी कर सकते हैं वार्म वाटर और सोडा से. दे कैन रिलीव इन द रेडनेस इन द स्किन. Okay students, next is the asthma. It is most common allergy, most common type of allergy, and the Greek word asthma is a Greek word which means panting for breath, which means panting for breath. इस asthma word का meaning होता है panting for breath, but this what is panting? Actually panting means which is what we do all after the running and after the exercising hard. बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो क्या होता है, the breathing rate is very faster. We take a inhale and exhale very fast. हम बहुत ही जल्दी सांस लेने लगते हैं. That is known as panting. But the panting described by the doctors as a asthma comes in the birds and attack. इस पेंटिंग को ही डॉक्टर्स ने डिस्क्राइब किया एज ए बर्ड्स एंड अटैक. एंड बर्ड्स और अटैक्स क्या है? दिस बर्ड्स और अटैक मीन्स अस्थमैटिक. वी कैन से अस्थमैटिक अटैक. जो अस्थमैटिक अटैक होता है उसको भी हम बोलते हैं द अस्थमैटिक अटैक लास्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अ फ्यू मिनट टू एन आवर. ये कुछ भी ऐसा जिससे अस्थमैटिक अटैक होता है, कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसा कॉज होने से कुछ मिनट बाद, कुछ आवर बाद भी अस्थमैटिक अटैक हो सकता है. इवन व्हेन अ पर्सन इज स्लीपिंग द अस्थमैटिक अटैक कैन अकर. ठीक है, कोई पर्सन स्लीप कर रहा है उस टाइम पे भी उसको अस्थमैटिक अटैक हो सकता है. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ग्रेट गल्प ऑफ एयर लाइक अ रनर, जब हम कोई रनिंग करता है तो क्या करता है, जल्दी जल्दी इनहेल करता है. तो जैसे कि रनिंग के टाइम पे ब्रीदिंग रेट फास्ट यानी बहुत जल्दी रनर ब्रीदिंग करता है, बहुत जल्दी एयर को गल्प करता है. लेकिन जो अस्थमैटिक पर्सन्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं. जब उन्हें अस्थमैटिक अटैक होता है उनकी ब्रीदिंग रेट तो हमें लगता है कि फास्ट हो गई, बट वो जल्दी सांस नहीं ले पाते बिकॉज देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. एंड द अस्थमैटिक हैज टू स्ट्रगल फॉर ब्रीथ. उनको ब्रीथ में भी स्ट्रगल करना पड़ता है. देयर इज अ बबलिंग एंड विजिंग साउंड इन द चेस्ट
चेस्ट में उनकी कैसे साउंड होती है, बबलिंग या विजिंग टाइप की एक साउंड होती है, बिकॉज द और जो ये बबलिंग और विजिंग साउंड होती है उनको हम बोलते हैं अस्थमैटिक ब्रीथ्स। क्यों क्यों होती है ये विजिंग और बबलिंग साउंड? क्योंकि जो एयर जो हमारे एयर ट्यूब्स हैं, हम एयर रेस्पिरेशन कैसे इनहेल करते हैं, एयर रेस्पिरेशन के टाइम पे वी इनहेल द एयर just like this through our nose, the air goes to the windpipe, then goes to the bronchi, then bronchioles which goes to the lungs, each lungs, हर एक lungs में bronchioles होते हैं, उनमें जाती है ये एयर, तो उन bronchioles को हम एयर ट्यूब्स भी बोलते हैं। तो वो एयर ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, इसकी वजह से ये चेस्ट में इस तरह की साउंड होती है, ठीक है, देयर इज अ डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। Students asthmatic have oversensitive cells in their ear tubes, जो उनकी एयर ट्यूब्स होती हैं, जो एयर ट्यूब्स की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं अस्थमैटिक पेशेंट की, एंड दे आर मोस्ट ऑफन सेंसिटिव टू द हाउस डस्ट। जो एयर ट्यूब्स की जो सेल्स होती हैं अस्थमैटिक पेशेंट की वो सेंसिटिव होती हैं हाउस डस्ट के लिए, पिलो के फैदर्स के लिए, डेंड्रफ, एनिमल्स के डेंड्रफ से, और कुछ केमिकल इरिटेंट्स जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं उनके लिए भी वो सेंसिटिव होती हैं वो सेल्स, एंड द जर्म्स विच इज प्रेजेंट इन द कोल्ड या विंटर सीजन में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनके लिए भी वो सेल्स उनकी सेंसिटिव होती हैं एयर ट्यूब्स की। सो स्टूडेंट्स द एयर ट्यूब्स और वी कैन से ब्रोंकी लीडिंग फ्रॉम द विंड पाइप टू द लंग्स हैव सर्कुलर मसल्स फाइबर। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कुछ लंग्स का, ये विंड पाइप होता है, विंड पाइप इस तरह से जाकर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ये 2 पार्ट्स में जब डिवाइड होती है फिर ये अनदर, नाउ देयर इज अनदर ब्रांचेस arises from these 2 branches, so these are called bronchi, ब्रोंकी को हम बोलते हैं ब्रोंकी, और ये ब्रोंकियोलस होता है। जो कि ये लंग्स होते हैं, ये यहाँ क्या होता है, लंग्स होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ब्रोंकियोलस में जो सेल्स होती हैं वही इनकी सेंसिटिव होती हैं, ब्रोंकी की जो सेल्स होती हैं एस्थमैटिक पेशेंट की वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो की वॉल्स होती हैं, जो ये एयर ट्यूब्स की जो वॉल्स होती हैं इनको हम ब्रोंकियोलस को क्या बोलते हैं, एयर ट्यूब्स। इन ब्रोंकियोलस की जो वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स, जब अस्थमैटिक अटैक होता है देन द इनर वॉल ऑफ द एयर ट्यूब्स आर स्वेल, वो कैसी हो जाती है, स्वेल हो जाती है, एंड दे रिलीज अ म्यूकस, एक म्यूकस का रिलीज करती है, और वो म्यूकस क्या करता है, धीरे धीरे से वो एयर ट्यूब्स को ब्लॉक करने लगता है, जिससे कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। दिस इज नोन एज अस्थमा, ये एक अस्थमा होता है। लेकिन अस्थमा के टाइम पे जब वो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, धीरे से वो कफ आउट हो जाता है और ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है। दिस इज उस टाइम के जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं अस्थमैटिक अटैक। ओके स्टूडेंट्स, सो जो बहुत ज़्यादा सीरियस केस होते हैं अस्थमैटिक अटैक में, उसमें क्या होता है, जो एयर ट्यूब्स होती हैं ये क्लोज हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली क्लोज होती है। जैसे कि हमारे लेग्स में कभी क्रैम्प्स होते हैं तो लेग्स कैसे टाइट से हो जाते हैं उनकी मसल्स, तो जैसे लेग्स की मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं उसी तरह की ये जो एयर ट्यूब्स होती हैं उनकी मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं, बहुत टाइटली स्वेल हो जाती है और टाइटली क्लोज हो जाती हैं जब बहुत सीरियस अटैक होता है, उस कंडीशन में ये होता है, और कुछ मिनट्स तक ये बहुत ही क्लोज रहती हैं, तो उस टाइम के पीरियड में ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। सो व्हाट कैन वी हैव टू डू ड्यूरिंग एन अस्थमैटिक अटैक? जब किसी पर्सन को अस्थमैटिक अटैक हो तो सबसे पहले हमें उस पर्सन को काम कर देना चाहिए, रिलैक्स कर देना चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में से बैठा देना चाहिए, लिटा देना चाहिए, उसे प्रॉपर बैठा देना चाहिए रिलैक्स पोजीशन, जिससे से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी ना हो, और कुछ ही टाइम बाद उसको बहुत ही ईजिली उसकी ब्रीदिंग हो जाएगी और वो जो कफ है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग अपने साथ इनहेलर रखते हैं। इनहेलर क्या होता है, इनहेलर क्विक रिलीफ करता है बट इट इज़ नॉट सेफ फॉर यूज ए लॉन्ग टर्म यूज के लिए सेफ नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, अस्थमैटिक अटैक यूजुअली बीइंग इन चिल्ड्रन, चाइल्डहुड में ज़्यादा ये अस्थमैटिक अटैक होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये कुछ पर्सन्स बच्चों में ऐसा होता है अस्थमा, और धीरे धीरे यंग एज में आकर वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स होती है चाइल्डहुड में, लेकिन जब यंग एज में आते हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, वो क्योर भी हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ कैन वी ट्रीट द अस्थमा? अस्थमा कैन बी ट्रीटेड बाय 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स।
यहाँ पर 2 टाइप्स की ड्रग्स होती हैं अस्थमा को ट्रीट करने के लिए. सो फर्स्ट इज ब्रोंकोडिलेटर्स. सेकेंड इज स्टेरॉइड्स. ये 2 तरह की ड्रग्स हैं विच इज यूज फॉर ट्रीटिंग एन अस्थमा. सो स्टूडेंट्स, ब्रोंकोडिलेटर्स क्या है? ये स्टेंट रिलीफ देता है. ये जो ड्रग है ये स्टेंट रिलीफ देती है चेस्ट की टाइटनेस से, क्योंकि अस्थमा में क्या होता है, चेस्ट टाइट हो जाता है, एयर ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं. चेस्ट टाइटनेस से, विजिंग से, इसमें वो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं. बिकॉज दिस ड्रग कंटेन अ केमिकल्स दैट रिलैक्स द ब्रोंक्यूलस वॉल्स. जो ब्रोंकी की जो वॉल्स होती है उनको रिलैक्स कर देता है तुरंत वो केमिकल जो इसमें प्रेजेंट है. एंड मैनी जो बहुत सारे सफरर होते हैं वो जो इनहेलर कैरी करते हैं वो क्या होता है एक्चुअली जो एक कॉमन ब्रोंकोडिलेटर्स ड्रग में क्या होता है, सब ब्यूटानॉल होता है. ये क्या करता है, ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है, दैट इज नोन एज एड्रेनलिन. जो एड्रेनलिन है ये हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, लेकिन एक मॉडिफाइड या आर्टिफिशियल एड्रेनलिन होता है इस ड्रग में जो कि इंस्टेंट रिलीफ करता है. एक्चुअली एड्रेनलिन हमें क्या होता है जब फियर एंड एंजाइटी से रिलीव करता है, इसी तरह हमें भी वो हार्मोन रिलीव करने में हेल्प करता है. बहुत ही हेल्पफुल है इसके ट्रीटमेंट में. ठीक है, लेकिन रेगुलर यूज के लिए ये ब्रोंक्यूलस नहीं है, बिकॉज इंस्टेंट रिलीफ के लिए होता है. नेक्स्ट इज स्टेरॉइड. स्टेरॉइड इज यूज्ड actually steroid act by reducing the degree of inflammation of the bronchioles. ब्रोंक्यूलस की इन्फ्लेमेशन की डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन की रेट को डिक्रीज करता है. ठीक है, रिड्यूस करता है. सो अस्थमा पेशेंट नीड टू टेक रेगुलर डोजेज एवरी मॉर्निंग टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ ओवर रिएक्शन. और जो अस्थमेटिक पर्सन होते हैं उनके लिए ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो उनको एवरी मॉर्निंग टेक करनी होती है कि उनको ऐसी ओवर रिएक्शन ना हो. This is the treatment of asthma. Students, with this topic, your chapter 7 allergy is also finished. Completed this chapter. Now, in our next class, we will discuss the exercise of this chapter. Okay, students.